स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। इतिहास का पेपर है और यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके पेपर में आएगा ज़रूर। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कैसे पेपर आएगा सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मौका मिलेगा और किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे आसान शब्दों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हूबहू ऐसे आपको पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना। नाम सिर्फ आपको पेपर में ही लिखना है और कहीं नहीं लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको निर्देश दिखाई देगा। आपके पेपर में कुल मिला के 5 खंड होंगे। यहाँ पे लिखा है 5 खंड होंगे जिसमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको करना होगा। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, 6 लघुत्तरीय प्रश्न होगा, 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 10 जो है ऐतिहासिक तिथियों वाला प्रश्न होगा और 5 मानचित्र क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो चलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय में सबसे पहला है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का जो टीला है उसे किसे कहा जाता है? सुतकागी डोर, या फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, चानुहोदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। इसमें सही जवाब का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों आपको एक बात और बता दी कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकता है, पैटर्न चेंज कर सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे और उसको कैसे आप टिक करेंगे ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता थे। महाभारत के रचयिता हैं कृष्णा, विदुर, व्यास या फिर अर्जुन। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका व्यास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? कोलकाता, इलाहाबाद, दिल्ली, मेरठ। तो सही जवाब इसमें आपका मेरठ हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? 1930, 1932, 1931 या फिर 1935। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसमें आपका जवाब हो जाएगा 1930 हो जाएगा। 1930 में प्रथम गोलमेज लंदन में हुआ था। अगला यहाँ पे है कि कह रहा है कि संथाल आंदोलन किस संबंध किससे है? तो यहाँ पे संथाल जो आंदोलन है ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से एक डेट वाला जो आता है वो आपसे पूछ लेगा कि इब्न बतूता भारत कब पहुंचा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको याद करना आसान है। इब्न बतूता भारत पहुंचा था 1333 में, ठीक है, 1333। तो आप यह ध्यान रखेंगे इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। अगला है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। सहायक जो है संधि उसका संबंध किससे है? तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा लॉर्ड बेलंजली के जो है सहायक संधि इससे संबंधित है। अगला है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910 में, 1912 में, 1911 में या फिर 1913 में। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। राइट आंसर इसमें 1911 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। यहाँ 42 2 बार लिखा गया है, मान लीजिए 1943 है, ठीक है। तो उसमें 1942 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 10 लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आइए सिंपल इसका उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 शब्दों में लगभग आंसर देना होगा। 50 शब्दों में नहीं, लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। और यहाँ पे 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना पर प्रकाश डालिए। महानवमी डिब्बा क्या थे? या फिर असहयोग आंदोलन पर कब जो है क्यों वापस लिया गया था? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट आइए इसका उत्तर देखते हैं अलवार और नैनार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अलवार लिखेंगे। अलवार जो है ये विष्णु भक्त के संत थे जिन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया और मुख्यतः तमिलनाडु में सक्रिय रहे, यानी दक्षिण भारत में जो है सक्रिय रहे। अगला यहाँ पे नैनार की बात करें तो यहाँ पे ये शिव जी के भक्त थे और इन्होंने जो है शिव की भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि अलवार नैनार किसके भक्त थे। तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं,
अब जो है अब नशा होगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा, अब नशा होगा। तो आप याद ऐसे याद कर सकते हैं कि अब नशा होगा। तो आज से देखिए, आज से हो जाएगा अलवार और बी से हो जाएगा विष्णु भक्त। अब नशा हो जाएगा, नशा में ना नैनार हो जाएगा और सा में जो है शिव, जो है आपका शिव भक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब नशा होगा, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन या नगर योजना क्यों कहा जाता है, उसके बारे में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नगरों का नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था, मतलब जो है सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्य शहर में दुर्ग होता था जिसे ऊपरी शहर कहा गया, और नीचे जो होता था उसे निचला शहर कहा गया। नेक्स्ट है, सड़कें जो थी चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी। अगला है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, और यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं प्रमुख नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप इसमें से 2 नंबर का प्रश्न 2 पॉइंट ही लिखिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। अगर क्वेश्चन ये लघु में पूछ लेगा तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। महानवमी डिब्बा क्या है, तो महानवमी डिब्बा जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसमें महानवमी डिब्बा इसलिए कहा गया है कि इसे दशहरा डिब्बा भी कहते हैं। हम्पी के शाही जो है परिसर में स्थित विजयनगर साम्राज्य यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल में इसमें इसको निर्मित किया गया था, और एक ऊंचा जो है 3 स्तरीय जो है वर्गाकार जो है एक मंच होता था। कहने का मतलब ये है कि जो महानवमी डिब्बा है वो एक प्रकार का ऐसा मंच होता था जहां पर राजा या फिर उनके जो राजा के घर वाले थे, परिवार के लोग थे, वो एक मंच पर आकर वहां से दशहरा, जो नवमी दशहरा होता था उसका लुत्फ उठाते थे, वहां पे चबूतरे पाकर खड़े होकर। तो उसी को महानवमी डिब्बा कहा गया है सिंपल भाषा में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन की वापसी कब की गई थी, यानी असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था। तो एक घटना घटी थी, चौरी चौरा हत्याकांड घटना 22 फरवरी 1922 को। इसके जो है बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। इसके 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 विशेषताओं में लिख सकते हैं, पहला लिखित संविधान है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संप्रभुता का मतलब कि भारत अपने आप में स्वयं मालिक है, किसी गुलाम नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सभी धर्म समान है, बराबर हैं संविधान की नज़र में। अगला है मौलिक अधिकार, जनता को, पब्लिक को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो 4 पूछा गया, ऐसे 4 आप लिख देंगे सिंपल, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे जो खंड गा होगा, यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न की, 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भक्ति आंदोलन के कारण बताइए, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारतीय रैयतों को जीवन के कैसे प्रभावित किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौरी चौरा की घटना क्या थी, इसका परिणाम क्या हुआ, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद जो है बहुत सी जिम्मेदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। नेक्स्ट, बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो फटाफट इसका उत्तर ये देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे भक्ति आंदोलन के कारण, ये आपका हेडिंग बन जाएगा। इसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन 8वीं और 17वीं शताब्दी तक जो है चला है, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला है। इसके उदय में कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो पहला यहाँ पे कारण है सामाजिक समानता, सामाजिक जो असमानता था, यानी जाति व्यवस्था, धार्मिक रूढ़ी, इन सब के कारण जो है समाज बटा हुआ था और समाज में असमानता देखने को मिलती थी। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, और आपको हेडिंग में ध्यान रखना है। हेडिंग के अंतर्गत आप अपने मन से कुछ भी बना के सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही रहेगा। बस थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करना कि कैसे आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में जो पूजा पाठ करते थे, भक्ति आंदोलन के संत थे जैसे मीराबाई, सूरदास, ठीक है, ये सब लोग, तो ऐसे लोग जो हैं, ये तुलसीदास वगैरह जो हो गए, ये सब जो है भक्ति आंदोलन के ऐसे संत थे जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। तो समाज में जो असमानता देखने को मिलती थी, उसके कारण भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है। आगे से में देखिए, इस्लाम का जो प्रभाव था वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, यानी सूफी परंपरा ने ईश्वर की सीधी आराधना और प्रेम कुमार को दिखाया, जिसने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। तो इससे प्रेरित होकर जो है सूफी परंपरा
परंपरा से प्रेरित होकर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है धार्मिक भ्रष्टाचार। मंदिरों और पुरोहितों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिससे लोगों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे इसमें है आत्मा परमात्मा का संबंध, यानी भक्ति संतों ने ईश्वर को जो है प्रेम और समर्पण द्वारा पाने का संदेश दिया है। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले हमें समर्पण करना होगा। ठीक है, समर्पण करना होगा, तभी जो है अपने आप को जब त्याग करेंगे तभी तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जो अगर इतिहास उठा के देखें तो प्राचीन में साधु संत तपस्या करते थे, तपस्या करके ईश्वर को खुश करते थे तो ईश्वर दर्शन देते थे। आज की डेट में तो कोई ध्यान ही नहीं लगाता है, ध्यान लगाते हैं तो मोबाइल में चला जाता है ध्यान, तो दिक्कत हो जाती है, तो भगवान कहाँ से दर्शन देंगे? सिंपल थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है भाषाई क्रांति। भाषाई क्रांति में लिखेंगे संस्कृति के स्थान पर स्थानीय भाषा से हिंदी, तमिल, मराठी उपदेश दिए जाने लगे, जिससे आंदोलन जन जन तक पहुंचने लगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता क्या है? महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद के बारे में, उसमें क्या विशेषता थी उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए जैसे आपका जनपद होगा, जनपद का मतलब जिला। ठीक है, जब आपका जनपद होगा, जैसे आप मान लीजिए अयोध्या के रहने वाले हैं तो मैं आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अयोध्या। ठीक है, अब यहाँ पे अयोध्या क्या है? एक जनपद, एक जिला है। अगर अयोध्या के आसपास जो जिले हैं अगर इन सबको मिलाकर एक साथ मिला दिया जाए तो इसे कहेंगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद कहेंगे। तो जो जनपद होता था वो कई सारे जिलों को मिलाकर महाजनपद बनाया गया था। तो यहाँ पे महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता था। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो लिखेंगे क्या विशेषताएं थी? स्थानीय राजनीतिक इकाइयाँ। स्थानीय राजनीतिक इकाइयों का मतलब यह है कि महाजनपद राज्य एक क्षेत्र विशेष तक जो है सीमित था, यानी एक ऐसा राज्य होता था जो विशेष क्षेत्र में फैला था। ठीक है, राजधानी हर जनपद की जो महाजनपद था अपने उसकी राजधानी होती थी। जैसे इस टाइम पे 28 राज्य है ना, उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, 16 राज्य मान लेते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और जैसे आज के दिन में हर राज्य की राजधानी है, वैसे उस टाइम पे जो 16 महाजनपद थे उनकी भी राजधानी होती थी। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे, ऐसे अपने शब्दों में लिख देंगे कि महाजनपद में हर राज्य अपने क्षेत्र में बटा हुआ था। पहला पॉइंट अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मगध की राजधानी राजगीर है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको राम से याद कर सकते हैं, राम नाम से शब्द याद कर सकते हैं, राज से राजगीर, माँ से मगध हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए कर प्रणाली। जो महाजनपद था उस महाजनपद में जितने भी किसान, व्यापारी, शिल्पकार थे इनसे कर वसूला जाता था, तो ये विशेषता हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, आगे इसमें देखिए हर महाजनपद में क्या होता था? अपनी एक सेना होती थी। तो यहाँ पे ले देंगे हर जनपद में सेना होती है। जैसे हर राज्य की अपनी पुलिस होती है ऐसे उस टाइम पे हर राज्य की अपनी एक सेना होती थी। सिंपल। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे प्रकार में लिख सकते हैं कि ये 2 प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे। जैसे गणराज्य हुआ करता था और एक राजतंत्र हुआ करता था। गणराज्य का मतलब वहाँ पे जैसे कि गणना की जाती थी, यानी जो है जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती थी, यानी शासक बनता था। यहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता था। इस प्रकार से महाजनपद बटा हुआ था। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारतीय रैयतों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है? तो इसके बारे में आप लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे अमेरिकी गृहयुद्ध 1861 से 1865 के बीच में चला था और भारतीय किसानों पर असर क्या पड़ा था इसके बारे में आपको लिखना है। अमेरिकी गृहयुद्ध का मतलब होता है कि अमेरिका के घर में ही, गृह मतलब घर, अपने ही देश में युद्ध हुआ था। और युद्ध कब हुआ था? डेट आपके सामने है। मान लीजिए डेट आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, डेट मत लिखिएगा। ठीक है, अब सवाल ये है, क्वेश्चन मार्क लगाइए कि गृह युद्ध क्यों हुआ था? आपस में घर में ही लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे थे? कोई तो कारण होगा, तो ये कारण आपको बताना है। देखिए पहला है कपास की मांग। कपास की मांग में लिखेंगे अमेरिका से कपास की आपूर्ति रुकने के कारण ब्रिटेन ने भारत से कपास आयात बढ़ा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, कृषि पर दबाव बढ़ गया, किसानों को अनाज छोड़कर नकदी फसल जैसे कपास, गन्ना वगैरह हो गया, चाय वगैरह, इसे उगाने को मजबूर किया गया, ये दूसरा कारण हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कीमतों में बढ़ोतरी। कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब ये है कि कपास की कीमतें बढ़ने शुरू होने लगी और जो किसान को जो लाभ था वो लाभ हुआ, लेकिन बाद में कीमतें गिरती हुई उनका नुकसान भी
हो गया। ठीक है, आगे है कर्ज बढ़ा। किसानों ने अधिक मुनाफे के लालच में साहूकार से कर्ज ले लिया और फिर धीरे धीरे क्या हो गए, गरीब हो गए। ऐसे सेंटेंस बना के अपने शब्दों में लिखना है। अगला यहाँ पे पॉइंट है सामाजिक स्थिरता, सामाजिक अस्थिरता। एक फसल पर निर्भरता ने किसान को आर्थिक स्थिति और अस्थिर कर देने को मजबूर कर दिया। तो आप इसमें लिख सकते हैं समाज में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ठीक है, अगला यहाँ पे चौरी चौरी की घटना जो है, चौरी चौरा का घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुआ था, उसका परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर में एक स्थान है जहां पे ये कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जहां पे पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने विरोध में जो है आपस में लड़ गए थे सब लोग, और उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जला दिए गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हिंसा हो गया। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। परिणाम क्या निकला, तो देखिए परिणाम में इसमें लिखेंगे। यानी जब आप अपना पेपर देकर आएंगे तो इसके बाद जो है आपका अप्रैल के लास्ट में, मई के फर्स्ट वीक में आपका परिणाम आएगा। तो परिणाम तब आएगा ना जब आप अच्छा करके आएंगे, अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा, घटिया करेंगे घटिया परिणाम मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या परिणाम निकला था जब लड़ाई हुई थी, तो क्या परिणाम निकला, तो उसमें लिखेंगे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। तीसरा पॉइंट, आंदोलन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब इसके बारे में आप सोच के समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है और उसकी वजह से जमींदारियां क्यों नीलाम की गई थी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको एक बात और बता दें कि इस्तमरारी बंदोबस्त की जगह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, या फिर जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। इसमें लिखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था। कब, 1793 में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1793 में। ये डेट में भी पूछा जा सकता है कि 1793 में क्या हुआ था, तो उसमें लिखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। तो यहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में लागू हुआ था। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि 1793 में क्या हुआ था। तो आप कान पकड़ लीजिए कि भाई कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, कान पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे आपको याद है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस, कान से कॉर्नवालिस, कब, 1793 में। ठीक है, 1793 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे इसमें है इसके तहत जमींदारी को अस्थायी रूप से कर और जो है कर दिया गया, और भले ही उनकी आय बढ़े या घटे। यानी कहने का मतलब ये कि जमींदार को जो है कर देना पड़ता था, चाहे आय जो है उनकी बढ़े या फिर आय घटे, देना था, कर जरूरी हो गया। आगे इसके बाद यहाँ पे जमींदार क्यों नीलाम कर दी गई, यानी जमींदारी प्रथा क्यों हटा दी गई, क्यों खत्म कर दिया गया, उसके पीछे क्या कारण थे, तो यहाँ पे देख पाएंगे कारण में। पहला यहाँ पे है उच्च कर दर हो गई थी, यानी कर बढ़ गया था। कर की दर इतनी अधिक हो गई थी कि कई जमींदार उसका चुका नहीं पाए, जिसके कारण नीलाम हो गई। दूसरा, कर जो था वो अनिवार्य देना, यानी कर अनिवार्य हो गया था देना। ठीक है, चाहे आप स्कूल जाएं या ना जाएं, आपको फीस देना अनिवार्य है, ऐसे ही कर देना भी अनिवार्य था। चाहे आप वहाँ पे कर वसूलें या ना वसूलें, कर देना ही पड़ता था अंग्रेजों को। ठीक है, आगे देखिए, कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया, अगर आप स्कूल में फीस जमा नहीं करेंगे तो महीना 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 करके लास्ट में कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। सिंपल। तो आप इसको बना के अपने सेंटेंस में भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पे गरीब और शोषण वर्ग का जो है वहाँ पे, यानी गरीब जो थे उनका और शोषण होने लगा। ठीक है, जमींदार किसान अधिक कर वसूलने लगे और इससे असंतोष बढ़ गया, फिर नीलाम कर दिया गया। ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, तो आप इसमें लिखेंगे गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक इनका कार्यकाल चलता है, और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सिख धर्म के संस्थापक या फिर स्थापना किसने की थी, जवाब होगा गुरु नानक देव जी ने की थी। अब इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, क्या शिक्षाएं हैं ये आपको समझना है। तो इन्होंने कहा है कि एक ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, पहली शिक्षा इन्होंने कहा है। उन्होंने एक निराकार ईश्वर के विश्वास रखने की बात कही है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, जो हम लोग अपने अपने जाति धर्म के नाम पर ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है नाम सिमरन। नाम सिमरन सुना होगा, ईश्वर का नाम जपने, यानी नाम सिमरन उसका भक्ति पर जोर दिया गया है। यानी नाम सिमरन का मतलब होता है कि ईश्वर के नाम जप करना
चाहिए। ठीक है, ये मतलब है। आगे देखिए समानता और जाति समानता, समानता में लिखेंगे जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब शिक्षा दिया है उन्होंने, वही शिक्षा आपको बतानी है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए अच्छी अच्छी बातें आपको अपने शब्दों में लिखना है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को जो है हमें बांटना नहीं चाहिए। ठीक है, ईश्वर का हमें जाप करना चाहिए, ऐसे हमें समानता का भाव रखना चाहिए, ऐसे अपने शब्दों में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सेवा करना चाहिए समाज का, ये सब क्या अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें शिक्षा हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे चीज़ और है लंगर प्रथा। लंगर प्रथा का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कोई भूखा नहीं रहता, आपको वहाँ भोजन मिलता है, बिल्कुल फ्री में आपको भोजन मिलता है। तो आप इस प्रकार से लंगर प्रथा के बारे में लिख सकते हैं। और आडंबर का विरोध किया है इन्होंने, मूर्ति पूजा यज्ञ पाखंड का विरोध किया है। तो ये सारी शिक्षाएं उनकी हो जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और जो है उसके पतन का क्या कारण था ये आपको बताना। 10 अंक आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से लेकर 3 पेज में आंसर आप कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 22 में से आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, चाहे विजयनगर साम्राज्य के बारे वाला ये करिए, चाहे बौद्ध धर्म वाला करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में से चाहे आप ये वाला करिए या अथवा करके यहाँ पे दिया, आप इसे भी कर सकते हो। इसके बाद 24 नंबर में क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों में से कोई एक करना होगा। आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और भारत में उसके पतन के क्या कारण है। तो आप सबसे पहले सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, तो यहाँ पे कौन कौन से सिद्धांत इसमें हैं। पहला यहाँ पे 4 आर्य सत्य बताया गया है। क्या क्या सत्य है, देखिए 4 आर्य सत्य ये है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है। ठीक है, यानी दुख संसार में क्या है, दुख ही दुख व्याप्त है, ये पहला सत्य है। और भाई सत्यता तो है ही है, संसार में दुख है। दूसरा पॉइंट क्या कहा है, दुख समुदाय। दुख समुदाय में इन्होंने कहा है कि सभी दुखों का जो है कारण कौन है, वो तृष्णा है, यानी इच्छा या कह सकते हैं लालच है। इंसान की जो है जो लालच है वो कहीं न कहीं दुख का कारण माना जाता है। इसके बाद दुख निरोध। दुख निरोध में इन्होंने कहा है कि तृष्णा को नष्ट करने से दुख का अंत हो सकता है। यानी हम अपने लालच को अगर बंद कर दें, जैसे आप मार्केट में गए हैं तो कोई कहता है यार मुझे चाट खाने का मन कर रहा है, कोई कह रहा है मुझे चाउमीन खाने का मन रहा है, कोई कह रहा है मुझे ढोंडी खाने का मन कर रहा है, ढोंडी के अंदर मोमोज खाने का मन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं की शिक्षा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दुख का निरोध बताया गया उन्होंने कि अगर हम हमारे अंदर दुख है, ठीक है, तो दुख को हम जो है जड़ से खत्म कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, यानी 8 मार्ग इन्होंने बताया है। वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। मार्ग है दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक कमला यहाँ पे होता है सही, ठीक है, सही। आगे यहाँ पे लिखा है दृष्टि। अब आपकी दृष्टि, यानी पहले जब हम कोई चीज़ हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो नज़रिया होती है वही खराब हो जाती है। किसी को देखते हैं तो लालच अंदर आ जाती है कि यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो जो लालच आती है वो दृष्टि से आती है, देख कर आती है। तो आप यहाँ पे पहला दृष्टि हो जाएगा। जब देखेंगे आप अपनी आंखों से देख लिए आप, ठीक है, तो आपके अंदर संकल्प आएगा एक कि यार भाई मुझे यही चाहिए, है ना, मुझे यही चाहिए। तो आपके अंदर जो दृष्टि है वो आपका नज़रिया सही होना चाहिए। नज़रिया सही होगा तो संकल्प भी अच्छा होगा, और संकल्प अच्छा होगा तो आपकी वाणी से कुछ अच्छा अच्छा शब्द निकलेगा। यानी इसको कर्म वाइज आप रिलेट करके याद करिए कि दृष्टि अच्छी होगी तो संकल्प अच्छा लेंगे, संकल्प अच्छा होगा तो वाणी हमारी क्या होगी, अच्छी होगी, और वाणी अगर अच्छी होगी तो अच्छा कर्म भी होगा, अच्छा काम करेंगे, और काम करेंगे तो क्या हो गया, हमारी आजीविका कैसी हो जाएगी, हमारी जीविका अच्छी हो जाएगी। काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आजीविका अच्छी हो जाएगी, सिंपल। आगे देखिए, जीविका आ जाएगी तो हम प्रयास भी अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। इसके बाद स्मृति, हम जब काम करेंगे तो हमारा जो है स्मृति यानी दिमाग हमारा अच्छा हो जाएगा, और एक दिन बुद्धि यानी हमारी जब अच्छी हो जाएगी और दुख हमारा जो है, जो हमारे अंदर दुख है वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन इंसान समाधि पर चला जाएगा, ठीक है। तो दुख के अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे बताया गया दूसरा पॉइंट, तीसरा है अनात्मावाद। अनात्मावाद का मतलब कि जो है आत्मा का कोई जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये सिद्धांत दिया गया है। तीसरा अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। और फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन का कारण आ गया यहाँ पे। तो कारण में आप लिखेंगे इसमें, पहला है ब्राह्मणवाद का
पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, मठों का भ्रष्टाचार में, मठ जो थे, जो बौद्ध मठ थे, उसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया कि जो है बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। हिंसक आक्रमण किए गए जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। महायान हीनयान में जो है बट गया, यानी बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में, जिसके कारण जो है मतभेद उत्पन्न होता है और बौद्ध का कारण बन जाता है। तो दूसरी प्रकार से हेडिंग से आप अच्छे से कन्वर्ट करके उसे अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक शब्द और यहाँ पे है, हिंदी भाषा से दूरी, और बौद्ध धर्म में संस्कृत पाली तक जो है सीमित था, लेकिन जनमानस को जो है संपर्क को खो दिया क्योंकि हिंदी भाषा से वो दूर था। ठीक है, आगे इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, तो आप इसमें पहले सामाजिक जीवन के बारे में लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कैसे लोग रहा करते होंगे, उस टाइम पे कैसा जीवन होता होगा, उसमें कैसी जाति व्यवस्था होती होगी, है ना। तो उसमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण उच्च स्थान पर होता था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जो है परंपराएं चलती थी। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। नारी जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैसे जो है महिलाओं का वहाँ पे जीवन था, किस प्रकार से था, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। व्यापार कैसे होता था उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे इसमें सांस्कृतिक जीवन के बारे में आप लिख सकते हैं कि धर्म कैसा होता था, वास्तुकला वहाँ पे कैसी संस्कृति होती थी, कौन कौन से मंदिर हो करते थे। बहुत ही फेमस मंदिर है जैसे विट्ठल नाथ मंदिर या विट्ठल स्वामी मंदिर, हजाराराम मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर हैं, दोनों जो है विजयनगर साम्राज्य के मंदिर हैं। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे है कैसी भाषा होती थी, तो जो भाषा होती थी वो संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु में होती थी। ठीक है, संगीत के बारे में बात करें तो विजयनगर काल में जो है कर्नाटक में संगीत खूब जो है विकास हुआ, इसका मतलब वहाँ पे संगीत लोग पसंद करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से समझिए और लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली क्या है और इसके गुण दोष के बारे में आपको बताना है। तो पहले यहाँ पे सहायक संधि के बारे में आप लिखेंगे, यह नीति लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में शुरू की गई थी 1798 में। ठीक है, इसके जो है अनुसार भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को रखने के लिए खर्च देना पड़ता था। बदले में अंग्रेज उन्हें बाहरी आक्रमण से बचाते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके क्या गुण थे, यानी क्या क्वालिटीज़ थे, तो ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिला, यानी भारत में अंग्रेजों ने अपनी स्थिति क्या कर ली, मजबूत कर ली। ठीक है, आगे है शांति की स्थापना की इन्होंने। संधि के बाद जो है बाहरी जो आक्रमण थे वो रुक गए। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक एकीकरण देखने को मिला, यानी इस प्रणाली में भारत को एक दूसरे से मतलब एक प्रकार से राजनीतिक जो एकता थी वो कहीं न कहीं स्थापित हुई। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब कुछ दोष, कुछ बुराइयां हैं। आर्थिक शोषण होने लगा, बुराई में ले सकते हैं कि उनका शोषण होने लगा। ठीक है, अगले पॉइंट में ले सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर लोग थे उनका अंत हो गया, वो पतन हो गया, खत्म हो गया, अब लोग दूसरे पर निर्भर हो गए। ठीक है, राजनीतिक गुलामी में लोग बंध गए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये ऐसे संधियाँ थी जो लोग बाद में कहीं कि उसमें अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है कहीं कि बाद में पछताने लगे। तो ये सब कमियाँ उसके दोष हैं। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका या फिर योगदान के बारे में बताइए। तो बहुत योगदान है महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो आप इसमें लिखेंगे जैसे असहयोग आंदोलन है, यानी गांधी जी ने कहा था हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो शायद हम जल्दी जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, आपको याद होगा। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। कुछ ऐसे सामाजिक सुधार किए गए थे गांधी जी के द्वारा जो कहें कि जैसे छुआछूत है, जातिवाद है, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है लॉन्ग क्वेश्चन में कि गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण क्या है, यानी गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1930 से लेकर 1932 तक, ये विफल क्यों हुआ, यानी जो है सफल नहीं हुआ था। तो पहला कारण है गांधी जी की अनुपस्थिति के कारण ये असफल माना जाता है। ठीक है, आगे है ब्रिटिश सरकार का रुख जो है, ब्रिटिश सरकार का रुख का मतलब ये है अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो इस प्रकार से यह असफल हो गया। विभाजिता जो है भारत ने हिंदू मुस्लिम में विभाजन भी इसका कारण माना जाता है। आगे है सांप्रदायिक निर्णय, यानी यहाँ पे जो निर्णय लिए गए वो एक तरह से क्षेत्रवाद के द्वारा लिए गए, यानी अलग अलग तरीके से लिए गए, सही तरीके से निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, आगे इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन है किताब उल हिंद पर लेख लिखिए, यानी आपको एक निबंध लिखना है किताब उल हिंद पर। ठीक है,
तो देखते हैं, किताब उल हिंद एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे अल बरूनी ने लिखा है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि किताब उल हिंद किसने लिखा है। आगे इसमें लिखेंगे, अल बरूनी ने एक फारसी विद्वान खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, इतिहासकार थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की थी। अगर आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है और उसमें भारत के इतिहासों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे इसमें देख पाएंगे, यह ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ के गहन अध्ययन किया है और भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास का प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। ठीक है, इसका रचना और उद्देश्य में लिख सकते हैं कि कैसे इसका रचना हुआ और क्या उद्देश्य था इसका रचना करने का। तो किताबुल हिंद जो है इसका उद्देश्य भारत के दर्शन, धर्म, दर्शन, परंपराओं और विज्ञान को समझना, उनका निष्पक्ष वर्णन करना। ठीक है, आगे है, अल बरूनी ने संस्कृत सीखा और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से क्या उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य में इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे विषय वस्तु की बात करें तो इस ग्रंथ में भारत के विभिन्न पहलुओं का जो है वर्णन किया गया है, मतलब इसमें कौन कौन सी जो है मुख्य बातों का अध्ययन किया गया है या फिर जिक्र किया गया है इसमें। तो यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है, जैसे यहाँ पे कर्मकांड, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें वेद पुराणों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये सामाजिक व्यवस्था जो है यहाँ पे मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे इसमें विज्ञान और शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है, किस प्रकार से भारत में विज्ञान और शिक्षा पनप रही थी। ठीक है, आगे इसके बाद भूगोल के बारे में इन्होंने बताया है, फिर वहाँ पे भाषा साहित्य के बारे में बताया है और इसके महत्व के बारे में लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझेंगे। महत्व में लिखेंगे कि किताबुल हिंद भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, हमें जानकारी मिलती है मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है, ऐसे ही आप कहानी की तरह इसको बना कर लिख सकते हैं, लास्ट में निष्कर्ष आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जो कि ऐतिहासिक तिथियां होता है। सबसे पहले अपने कॉपी में आपको अपनी कॉपी में लिखना है तिथि। ठीक है, ऐसे तिथि लिखना है और इसके सामने आप यहाँ पे लिख देना घटना, ऐसे लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो 327 पूछा है तो 327 ईसा पूर्व आप यहाँ पे ऐसे घटना लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसके डैश करके इसके आगे कौन सी घटना घटित थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आइए इसको उत्तर देख लेते हैं फटाफट। देखिए 327 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, खासकर पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो सम्राट अशोक का शासन शुरू हुआ था 273 ईसा पूर्व में। एक आपको बस इतना लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 185 में क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का पतन हुआ था। ये 185 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और फिर 58 वाला भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो 3 डेट हैं 185, 58, 78, 712, इसमें से एक तो पेपर में 100% आपके आ ही जाएगा, क्या पता दोनों तीनों आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से देख लीजिए एक बार। 185 में मौर्य वंश का जो है पतन हुआ था। 58 में क्या होता, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और 78 में कनिष्क का राज्य रोहण हुआ था या फिर शक संवत की शुरुआत हुई थी। इसमें 58 में विक्रम संवत की और यहाँ पे 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो दोनों रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। फिर 78 में क्या हुआ था, सॉरी यहाँ पे हो गया 712 में देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये चारों में से 1-2 पक्का आपके पेपर में आ ही जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे देखिए 1857 में तो सभी जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फिर इसके बाद 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, सभी जानते हैं। 1950 में जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आएगा मानचित्र वाला क्वेश्चन। मानचित्र में कुछ प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको मानचित्र में भरना होगा। जैसे वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, उस टाइम पे लाहौर जो है लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो मानचित्र जो है आपको सादा एक मानचित्र ऐसे मिलेगा। ठीक है, सादा मिलेगा। तो लाहौर कहाँ भरना है, ये जो आप टर्निंग पॉइंट देख पा रहे हैं यही आपका जो है पाकिस्तान में, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लाहौर। ठीक है,
यहाँ पे लिख देंगे लाहौर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आप इस प्रकार से लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मुंबई से हुआ था। मुंबई कहाँ पे है? तो मुंबई में आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे साइड में यहाँ पे जो है आप यहाँ लिख देंगे मुंबई। ठीक है, इस प्रकार से मुंबई लिख देंगे और मुंबई जो है इसका लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, तो जब नीचे आएंगे तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ जमींदारी बंदोबस्त लागू किया गया है। तो जमींदारी जो बंदोबस्त है वो लागू किया गया था बंगाल में 1793 में। ठीक है, तो इसके बाद जो आप यहाँ बंगाल भर देंगे। ठीक है, बंगाल यहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे ये है बंगाल। ठीक है, तो आप यहाँ पश्चिम बंगाल यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अगर जगह नहीं तो एरो बना देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे ले देंगे बंगाल। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जरूर डाल देंगे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। तो लोथल जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो लोथल जो है पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है लोथल, यहाँ पे आप ऐसे भर देंगे लोथल और इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 4 है, तो 4 आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे पाँचवा जो क्वेश्चन है वो पाँचवा है वह स्थान जहां मनके का निर्माण हुआ था। तो मनके का जो निर्माण चानो होदड़ो में हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान ये जो है पड़ोसी मुल्क है। चानो होदड़ो यहीं कहीं आसपास दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका चानो होदड़ो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको, अच्छे तरीके से भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप एक छोड़ कर आएंगे तो उतना नंबर कट जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन बना बना के कुछ ना कुछ लिख कर आइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।